प्लेटो का न्याय सिद्धांत। मैं मनोज कुमार सिंह, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी श्रीजया कॉलेज, भरतपुर। आज हम प्लेटो के एक प्रमुख सिद्धांतों में से उसके न्याय के सिद्धांत के संबंध में बात करेंगे और इसमें सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्लेटो के लिए न्याय का महत्व क्यों है। प्लेटो के राजदर्शन में आदर्श नगर राज्य व्यवस्था के साथ ही न्याय सिद्धांत का भी अधिक महत्व है। संभवतः यही कारण है कि उसने अपने ग्रंथ को जहाँ मुख्य शीर्षक पॉलितैया दिया है, वहाँ ही इसका एक उपशीर्षक डिकायोस्यून भी रखा है। हिंदी भाषा में इनका जो अनुवाद है वह है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था तथा न्याय से संबंधित। प्लेटो के आदर्श राज्य व्यवस्था का मुख्य आधार उसका न्याय सिद्धांत ही है। बार्कर ने इसके महत्व को बताते हुए लिखा है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग कानूनी अर्थ में नहीं किया है। उसके लिए न्याय एक नैतिक व दार्शनिक अवधारणा है। यह वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का आधारभूत सद्गुण अथवा अच्छाई है। प्लेटो के न्याय के बारे में जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि प्लेटो ने सबसे पहले अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करने के पहले यूनान में प्रचलित विभिन्न न्याय की अवधारणाओं के विषय में बताया है तथा उनकी समीक्षा की है। यूनान में प्रचलित जो प्रमुख अवधारणाएं प्लेटो के समय में थी, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत न्याय के सिद्धांत की। रिपब्लिक में न्याय के इस परंपरागत सिद्धांत को सिफालिस तथा उसके पुत्र पॉलीमार्कस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सिफालिस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना न्याय है। पॉलीमार्कस न्याय के बारे में बताता है कि न्याय एक कला है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के साथ वही किया जाना चाहिए जिसके वह योग्य है। इन दोनों परंपरागत न्याय सिद्धांतों का प्लेटो ने समीक्षा कर इनका खंडन किया। सर्वप्रथम प्लेटो सिफालिस के मत की समीक्षा कर यह बताता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्य बोलना अथवा ऋण लौटाना दोनों ही अन्याय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी नागरिक द्वारा अन्य राष्ट्र को अपने राष्ट्र के गुप्त रहस्य बताना सत्य भाषण की श्रेणी में तो आता है, किंतु इस प्रकार के सत्य भाषण को न्याय नहीं माना जा सकता। इसी तरह पॉलीमार्कस के मत की भी समीक्षा करते हुए प्लेटो बताता है कि न्याय व कला के लक्षणों में अंतर होता है। अतः यह कथन सत्य नहीं है कि न्याय एक कला है। न्याय को सदैव ही अच्छाई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु बुराई के लिए ये आवश्यक नहीं है। बुराई दोनों ही रूपों में प्रयोग में लाई जा सकती है। और दूसरी जो प्रमुख विचारधारा न्याय के संबंध में प्राचीन यूनान में प्रचलित थी, वह थी क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत।
न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत न्याय का आधार शक्ति को मानता है। रिपब्लिक में इस सिद्धांत को सोफिस्ट विद्वान थ्रैसिमैकस ने प्रस्तुत किया है। वो अपने न्याय संबंधी अवधारणा को दो रूपों में प्रकट करता है। पहला, वो बताता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अतः थ्रैसिमैकस के अनुसार शासन एक कला है और शासक इस कला का प्रयोग करके अपने हित में कानून बनाते हैं और प्रजाजन से इन कानूनों का पालन करवाते हैं तथा इसे वे न्याय कहते हैं और इन कानूनों का विरोध करने वालों को दंडित करते हैं। इस प्रकार थ्रैसिमैकस के अनुसार सभी राज्यों में शक्तिशाली का हित ही न्याय होता है। दूसरा विचार जो प्रकट किया वो है अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। थ्रैसिमैकस ने निष्कर्ष निकाला कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ होता है और अन्यायी पुरुष न्यायी पुरुष की तुलना में अधिक प्रसन्न व सुखी होता है। प्लेटो ने थ्रैसिमैकस के क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत की आलोचना की है, जो प्रमुख रूप से इस पर आधारित है कि न्याय केवल शक्तिशाली का हित नहीं है। न्याय का अर्थ शक्तिशाली का हित नहीं होता, अपितु शक्तिशाली द्वारा सार्वजनिक या सामान्य हित की रक्षा है। शासक जो शक्तिशाली वर्ग का होता है, उसका कार्य प्रजाजन यानी निर्बलों के हित की रक्षा करना है, अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं। दूसरा, प्लेटो ने ये भी कहा है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ नहीं है। प्लेटो ने थ्रैसिमैकस के इस विचार का खंडन किया है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ होता है और अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रसन्न व सुखी होता है। प्लेटो के अनुसार अन्यायी व्यक्ति सही मायने में बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह ऐसी सीमा नहीं जानता है जिसके आगे उसे नहीं जाना चाहिए। न्यायी व्यक्ति अपने आचरण की मर्यादा अथवा सीमा को समझता है, अतः वह अन्यायी से अधिक बुद्धिमान होता है। प्लेटो ये भी बताता है कि न्यायी व्यक्ति की तुलना में अन्यायी व्यक्ति कभी भी अधिक प्रसन्न व सुखी नहीं रह सकता। मानव आत्मा का गुण है न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करना। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार न्यायपूर्ण जीवन बिताता है तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता व सुख प्राप्त होते हैं, किंतु एक अन्यायी व्यक्ति अपनी आत्मा के इस गुण के विपरीत जीवन बिताता है और वह अपनी इस कमजोरी को जानता भी है। अतः अन्यायी न्यायी की तुलना में ना तो अधिक प्रसन्न होता है और ना ही सुखी। तीसरी प्रमुख विचारधारा जो उस समय प्रचलित थी वह था न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। रिपब्लिक में इस सिद्धांत को मुख्यतः ग्लाउकन ने प्रस्तुत किया है। ग्लाउकन का मत है कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी प्राणी है और अपने हित की प्राप्ति के लिए अन्याय करना पसंद करता है और शक्तिशाली व्यक्तियों के अन्याय से भयभीत व्यक्तियों के मन में ही न्याय की बात आती है। यानी जो भयभीत व्यक्ति है वही न्याय और अन्याय के बारे में सोचता है। अतः इसीलिए ग्लाउकन कहता है कि न्याय भय का शिशु है या भय से उत्पन्न होता है और अन्याय का अभाव ही न्याय है। प्लेटो ने इस ग्लाउकन के विचार की भी आलोचना की है, जिसमें प्रमुख रूप से उसका ये कहना है कि प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा का गुण है अथवा न्याय का निवास स्थान मानव आत्मा है, अतः न्याय मानव के लिए सहज व स्वाभाविक गुण है। दूसरा, ये भी कहा प्लेटो ने कि न्याय की उत्पत्ति किसी समझौते से नहीं हुई है। राज्य व्यक्ति की आत्मा का ही बड़ा रूप है और जिस प्रकार न्याय व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है, उसी प्रकार न्याय राज्य की आत्मा में निवास करता है।
तीसरा प्रमुख खंडन प्लेटो ने किया, निर्बल एवं शक्तिशाली दोनों के लिए ही न्याय महत्व रखता है। अतः यह कहना अनुचित है कि न्याय निर्बलों की आवश्यकता है अथवा न्याय भय का शिशु है। अब इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि प्लेटो के समय में जो प्रमुख न्याय के संबंध में विचारधाराएं या विचार प्रचलित थे, उनकी समीक्षा प्लेटो ने की और उसके समीक्षा करके उनकी आलोचना प्रस्तुत की। अब आगे हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात करेंगे। आने वाले अपने दूसरे वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।